हेलो दोस्तों, आप सभी का इस आंसर राइटिंग जो जीएस का है इसमें स्वागत है इस बैच के अंतर्गत। और बेसिकली आपकी कॉपी हम लाइव चेक कर देते हैं ताकि आपको समझ में आता है, क्योंकि कई बार लिखी हुई चीज का सेंस मुझे लगता है निकाल नहीं पाते होंगे आप। तो इसलिए हम सोच रहे हैं कि कुछ कॉपीज आपकी लाइव चेक कर देते हैं। कुछ 6-7 कॉपीज जो चेक नहीं हुई थी उनको हमने लिया है, कुछ कॉपी और है उनको हम नेक्स्ट उसमें ले लेंगे। आप सभी से यही है कि जीएस के अंतर्गत बहुत सारे लोग आंसर राइटिंग लिख रहे हैं। कुछ लोग इसलिए नहीं लिख रहे, उनको लगता है कि कुछ हमने तो हमारी भी ये लगता है क्वेश्चन कुछ थोड़े ज्यादा टफ डाल दिए, इसलिए अब नेक्स्ट वैसे थोड़े क्वेश्चनों को हम सिंपल और टफ दोनों के मिक्सअप में रखेंगे। इसके अंतर्गत ये क्वेश्चन दिया गया था, डे 14 का क्वेश्चन है। बहुत सारे लोगों ने इसको लिखा है, डे 14 का है। ठीक है, क्वेश्चन है भारत में सिविल सेवकों के ऐतिहासिक विकास का कालक्रमानुसार वर्णन करते हुए भारतीय लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की भूमिका बताइए। ये क्वेश्चन बेसिकली जीएस से लिया गया था और जीएस के अंतर्गत GS2 का क्वेश्चन है, जिसमें आपका जो गवर्नेंस वाला पार्ट है वहां से क्वेश्चन है। और उसमें टॉपिक है आपका लोकतंत्र में सिविल सेवकों की भूमिका। क्या था टॉपिक? लोकतंत्र में सिविल सेवकों की भूमिका। यहां से ये टॉपिक से क्वेश्चन है। ये यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है इस टॉपिक से। स्टेट पीसीएस में सिलेबस में है, ये कई स्टेट पीसीएस के ये टॉपिक से क्वेश्चन है। ठीक है, तो उसी से क्वेश्चन है। क्वेश्चन के दो पार्ट है, एक इनका विकास और एक इनकी लोकतंत्र में भूमिका, डायरेक्ट दो है। अब यहाँ किसी ने स्टार्ट किया, सिविल सेवाएं सरकारी तंत्र की वह शाखा जिससे राज्य द्वारा निर्मित विधियों का कार्यरूप। बिल्कुल, देखो स्टार्टिंग आप इसको सही मान सकते हैं, मैं ये नहीं कहूंगा स्टार्टिंग से, लेकिन आप इसकी स्टार्टिंग कर सकते हैं कि लोकतंत्र में एक आराम से, क्योंकि लोकतंत्र की बात करें हम तो लोकतंत्र में लोकतांत्रिक मूल्य, ध्यान रखना लोकतंत्र के साथ लोकतांत्रिक मूल्यों को जरूर जोड़ो। लोकतंत्र में लोकतांत्रिक मूल्यों, ब्रैकेट में लिख दो समानता, स्वतंत्रता और न्याय। लोकतांत्रिक मूल्यों को व्यवहारिक बनाने तथा, है ना, ये इंट्रोडक्शन दे सकते हो, तथा सुशासन की स्थापना हेतु, सुशासन एक और कीवर्ड यूज कर सकते हो, या नागरिक केंद्रित शासन एक ये भी यूज कर सकते हो। शासन, नागरिक केंद्रित शासन, है ना, की स्थापना हेतु इनकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, तो स्टार्टिंग आपकी सही है, बट आप स्टार्टिंग इस तरीके से भी कर सकते। ठीक है, कुछ कीवर्ड के साथ, है ना। तो एक तो है थोड़ा स्पेस छोड़ा करो ताकि आपको थोड़ा रिमार्क डाल दिया जाए कॉपी में। तो ये आप स्टार्टिंग कर सकते हैं। अब सिविल सेवाओं का विकास प्राचीनवाद, गुड, ये अच्छा प्रयास है। आप कभी भी सिविल सेवाओं का विकास, कई बार लोग अंग्रेजी काल से ही स्टार्ट कर रहे थे, नहीं, इसको आप मौर्य काल से ले जाइए, जो अर्थशास्त्र के अंतर्गत इनकी भूमिका है। बिल्कुल ये अच्छा है। ठीक है, मध्यकाल में बिल्कुल सही बताया, और औपनिवेशिक काल में फिर आपने बताया, बिल्कुल अच्छा पॉइंट है। ये आपने ऐतिहासिक विकास बता दिया, और स्वतंत्र भारत में भी आपको बताना चाहिए, स्वतंत्र भारत में। ठीक है ना, स्वतंत्र भारत में ये सेवाएं आपने बताई, इनको थोड़ा संक्षिप्त करके इनको आर्टिकल से जोड़ो। आर्टिकल से जोड़ो जो भारतीय संविधान में आर्टिकल आपका 308 से लेकर के 312 तक है, उनसे जोड़ो इनको। तो भारतीय संविधान से जोड़ो, थोड़ा संक्षिप्त करो इनको, थोड़ा छोटा करो। ठीक है ना, जब आप थोड़ा क्वेश्चन में बैलेंस रखिए। जैसे आपने यदि इनका ऐतिहासिक विकास बताया है, तो आप कोशिश करो ऐतिहासिक विकास को 30 से 40% तक ही क्वेश्चन में रखें। 60% आप फोकस करो इनकी भूमिकाओं, 30% आप इनकी 30 या 35% तक आप फोकस कर सकते हो। देखो, अब ये इतना नहीं, बहुत कम का संक्षिप्त करो थोड़ा सा, ये बात बिल्कुल सही है। चाहे तो ये अच्छी बात है, परंतु इसको चाहो तो आप इसको निष्कर्ष में लिख सकते थे, क्योंकि ये करंट का मुद्दा था, अच्छा है। ठीक है, बट इसको थोड़ा ध्यान रखना, आपको क्वेश्चन में बैलेंस बना के रखना है। ठीक है ना, बैलेंस बना के रखना। ठीक है ना, इसलिए ज्यादातर अब आपने यहाँ संविधान की बात लिखी है ना, तो इतना ज्यादा आपको क्वेश्चन 250 शब्दों में लिखना है, तो आप, मैं ये कहूंगा थोड़ा सा बैलेंस कीजिए। इस जो विवरण आपने दिया गया है इसको थोड़ा संक्षिप्त कीजिए। आपने मौर्य काल का दिखाया, मध्यकाल का दिखाया, डायरेक्ट अंग्रेजी काल के 2-3 पॉइंट दिखाइए कि ऐसे इनका विकास हुआ और संविधान में ये प्रोविजन है। ठीक है ना, इतना आपको दिखाना है, क्योंकि थोड़ा सा उत्तर को संतुलित रखें, ज्यादा फोकस इस पर ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि ये मेन मुद्दा तो ये है क्वेश्चन का। ठीक है ना,
अब देखो क्या भूमिका है इनकी, कानून व्यवस्था को बनाए रखने में, बिल्कुल सही बात है, आपदा प्रबंधन में, सामाजिक कल्याण में, पीडीएस सिस्टम में, जवाबदेही, राजनीतिक व्यवस्था, ये आपने पॉइंट बता दी, बिल्कुल सही बात है। अब देखो गलती क्या होती है, अब ये गलती, ये आपने पॉइंट बताए, ध्यान रखना। अब आपकी गलती है कि क्वेश्चन की यह मुख्य डिमांड है, ये मेन डिमांड है क्वेश्चन की, भाई ऊपर वाले तो थी, ये भी मेन डिमांड है, मुख्य डिमांड है, इसलिए इनको विस्तार दें, इनको थोड़ा विस्तार दें, और विस्तार का मतलब है इनको एग्जाम्पल से समझें, ठीक है। इनको क्या देना है, आपको थोड़ा विस्तार देना है, अर्थात एग्जाम्पल से समझाना है, ठीक है। जैसे आपदा प्रबंधन है, तो आप कोई बाढ़ का कुछ कोची बाढ़ मैनेजमेंट को एक एग्जांपल दे सकते हो, कोची बाढ़ मैनेजमेंट किस तरीके से किया गया था, है ना, बाढ़ प्रबंधन, ठीक है ना। इसी प्रकार सामाजिक कल्याण है, तो जितनी भी आपके आयुष्मान भारत योजना है, इनका क्रियान्वयन कौन करता है, बेसिक क्रियान्वयन, और एक सक्सेसफुल केस स्टडी दिखा सकते हो कि कुछ अच्छे डीएम के द्वारा जो काम किए गए उनको इसमें दिखाइए, पीडीएस सिस्टम कोई सक्सेसफुल केस स्टडी इसमें दिखा सकते हो, ठीक है ना। तो ये जो आपने लिखा है ये बहुत बेहतर है, बट इनको थोड़ा एक्सपांशन के माध्यम से लिखिए। आर्थिक नियोजन है, तो नीति आयोग में इनकी भूमिका वो आप मेंशन करो, और ये क्वेश्चन की डिमांड है, इसलिए प्लीज इसको विस्तार दो, यहीं से आपके नंबर कम होते हैं। जो आपका बेसिक क्वेश्चन था डिमांड, वो आपने छोटी कर दी, और ज्यादातर चीजों आपने पहले वाले पार्ट में दी, इसलिए इसमें इन चीजों का ध्यान रखें, जिसने भी कम किए, ठीक है ना। ये आपने पॉइंट लिखा, लेकिन उनको उन ऊपर वाली मुद्दों के आधार पर लिखोगे तो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है ना। और इंपॉर्टेंट कीवर्ड को हमेशा हाईलाइटेड करो, ठीक है ना। एक तो इंपॉर्टेंट जो कीवर्ड है उसको हाईलाइट करो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को जिसने लिखा है मैं उससे कहूंगा, एक तो प्रश्न की पूरी डिमांड को समझे, है ना, और उत्तर को संतुलित रखे, संतुलित मतलब जितनी डिमांड उतना ही लिखे। बाकी देखो प्रस्तुतिकरण बहुत बढ़िया है, ठीक है, विषय वस्तु भी काफी हद तक अच्छी है, ठीक है, लेखन शैली भी ठीक है, राइटिंग भी ठीक है, ये अच्छे हैं। बस मेन डिमांड यहीं से नंबर कम पड़ जाते हैं, जब यदि आपने मेन डिमांड को कमजोर कर दिया, ठीक है ना। इसलिए उस चीज पे आपको थोड़ा सा फोकस करना है। अगर ये क्वेश्चन में आपको एक आइडिया नंबर था, अगर क्वेश्चन मान लो 15 नंबर का है, तो इसमें 6 नंबर तक जा सकता है ये, क्योंकि 50% से ज्यादा नंबर जीएस में आने की संभावना बहुत कम रहती है। तो इसको गुड बात है, बहुत बढ़िया है, बट थोड़ा सा अगर इसको संतुलित कर दे तो पक्का 6+ जाएगा ये, ठीक है ना। वो थोड़ा एग्जाम्पल्स यूज करने की पूरी कोशिश कर, ठीक है। एक तो ये था जिसकी कॉपी थी, सेकंड अगला देखते हैं किसी की। अगला ये हमने जीएस 3 और ये डे शायद 15 का है, ठीक है। और इसके अंतर्गत टॉपिक है आपका एनवायरमेंट, ठीक है। तो बेसिकली आपको क्वेश्चन सीखना है, रही बात मॉडल आंसर, वो हमने कई क्वेश्चन प्रोवाइड करवाते, कई हम क्वेश्चन को प्रोवाइड करवाते, लेकिन बेसिक सीखना है कि क्वेश्चन की पकड़ कहां से करें, ठीक है ना। अब कह रहा है देखो क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ो, भारत में जैव विविधता के समक्ष प्रमुख खतरे क्या है, एक तो आपको ये बताना है ये खतरा। दूसरा, जैव विविधता हॉट स्पॉट की अवधारणा देश की समृद्ध और विविध वनस्पतियों और जीवों के संरक्षण में। अब आपको जैव, अगला पार्ट है आपका ये ज्यादा पूछा है कि हॉट स्पॉट के बारे में आपको ज्यादा डिटेल से बताना है, ठीक है। तो जैव विविधता आपने बता दी बेसिकली, ठीक है। यहाँ आप चाहे तो स्टार्टिंग में एक काम आप कर सकते हो, भारत का डेटा दे सकते हो बायोडायवर्सिटी का, क्योंकि आपको पता है भारत की जलवायु बहुत ज्यादा है और भारत में बायोडायवर्सिटी बहुत ज्यादा है। इसका डेटा आप दे सकते हो, आईपीसीसी की रिपोर्ट है, कई डेटा है, वहां से निकाल करके आप डायरेक्टली गूगल से भी सर्च कर सकते हो कि भारत की बायोडायवर्सिटी का डेटा बताइए, वो डेटा आप इसका कर सकते हो कि दुनिया की इतनी परसेंट प्रजातियां, इतनी परसेंट स्पेसीज भारत में रहती है, उनका स्टार्टिंग आप कर सकते हो, वो भी एक आपकी ठीक है। बाकी जैव विविधता से स्टार्टिंग किया, ये भी आपकी ठीक है, ठीक है। जैव विविधता के समक्ष प्रमुख खतरे, ये बिल्कुल सही है। एक तो जैव विविधता के समक्ष जीवों के आवासन के विखंडन की समस्या, ठीक है। अब इसमें एग्जाम्पल दीजिए एक आप, एग्जाम्पल जरूर दीजिए, हर पॉइंट में आप एग्जाम्पल दीजिए। दूसरा, अति दोहन, सही है। अब इसमें भी अति दोहन की वजह से बिल्कुल ये कि मत्स्य उत्पादन, बदलते कृषि, ये ठीक है, जलवायु परिवर्तन, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये आपके पॉइंट अच्छे हैं, ये खतरे। लेकिन कभी भी कोशिश क्या करो, अब इसके प्रस्तुतिकरण को मैं यही बोलूंगा, ये प्रस्तुतिकरण ठीक है, बट और अच्छा करने के लिए मैं चाह रहा हूं कि इसको मुद्दे वाइज डायरेक्ट लिखें, और अच्छा करने के लिए
लिए आप सिर्फ इसको पैराग्राफ में लिखो, सब टॉपिक बना करके। जैसे इसी में लिख देते आवास विखंडन, उसमें एग्जाम्पल देते। इसमें लिख देते कृषि पद्धति, वैज्ञानिक कृषि पद्धति, उसमें एग्जाम्पल दे देते। इसमें जलवायु परिवर्तन, उसमें एग्जाम्पल देते। रोग निवारक औषधि, उसमें आपका विषय वस्तु अच्छे, उसको प्रेजेंट करने के लिए पैराग्राफ के थ्रू सब टॉपिक बना के करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। क्या है कि ऐसे पॉइंट में हम जो चीज हमें एक्सप्लेन करनी होती है उसको नहीं लिखते। हमेशा चार्ट डायग्राम में जो चीज आपको एक्सप्लेन करनी होती है उसको नहीं लिखते, जो एक्सप्लेन करनी होती है उसको पैराग्राफ सब टॉपिक में ही लिखना बेहतर होता है। अगर एक्सप्लेन नहीं करनी होती तो आपका ये अच्छा तरीका है, ठीक है, लेकिन चूंकि ये कारण हमें थोड़ा एक्सप्लेन करने हैं, ठीक है, तो आपका अच्छा है ये, मतलब आपका कंटेंट बहुत अच्छा है इसमें, ठीक है। दुनिया में 17 बायोडायवर्सिटी हॉट, अब देखो भारत की शामिल किया। अब देखो यहाँ थोड़ा सा ये बताओ बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट होता क्या है, क्योंकि उसने पूरा अवधारणा पूछी है, वो बताओ ये क्या है थोड़ा सा। बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट की जो परिभाषा दी गई हॉटस्पॉट की, वो थोड़ा सा इसमें बताना है, ठीक है। बाकी अच्छा है, भारत साथ है, 17 में भारत के अंतर्गत काफी है। ये चित्र भी अच्छा है आपका, भारत के बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट है, गुड, ठीक है ना। ये हो गए। अब देखो ये इसका ये बिल्कुल सही है, इनका महत्वपूर्ण क्या है, ये कम मानवीय हस्तक्षेप होता है, ठीक है। अब देखो बायोडायवर्सिटी हॉट स्पॉट का क्वेश्चन आपसे पूछा है, तो पूछा है कि ये संरक्षण में कैसे भूमिका निभाता है, ये क्वेश्चन की डिमांड है। तो संरक्षण में कैसे भूमिका निभाता है, जैसे संवेदनशील बनाता है, ये संवेदनशील बनाता है। जो बायोडायवर्सिटी हॉट स्पॉट होता है उसमें सरकार बहुत फोकस फोकस करती है, इस पे स्पेशल फोकस किया जाता है। मानवीय गतिविधियां इस पर प्रतिबंधित होती है। वो आपके क्वेश्चन की डिमांड है कि हॉट स्पॉट का कॉन्सेप्ट आपको समझाना है, लेकिन वो बायोडायवर्सिटी के संरक्षण को कैसे रख सकता है, वो आपकी डिमांड। तो प्लीज कोशिश करो क्वेश्चन की बेसिक डिमांड को समझो सर, ठीक है ना। तो यहाँ आपने सही लगा, बट अकॉर्डिंग टू थोड़ी डिमांड पे जाए। ये देखो बिल्कुल सही बात है, ये अच्छा पॉइंट है, जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो मैंने कहा वो ये आपने यहाँ लिखा, ठीक है ना। तो आप लिखिए कि हॉट स्पॉट, बिल्कुल ये बात है परिस्थिति तंत्र के अनुकूल। तो काफी पॉइंट आपने अच्छे लिखे, ठीक है ना। अतः भारत में खासकर हॉट स्पॉट के उदाहरण से बहुत संरक्षण के लिए मददगार हो सकती है। तो ये पॉइंट आपके ठीक है, तो अच्छा प्रयास है। अगर इस क्वेश्चन को मैं 10 नंबर का मान के चलूँ तो अच्छे नंबर आ सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन संरक्षण वाले मुद्दे को थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेन कीजिए, वो आपके क्वेश्चन को देगा। इसको मैं 4 नंबर की समथिंग इसमें आराम से आ सकते हैं, लेकिन संरक्षण वाला जो मुद्दा है उसको थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करें, तो क्वेश्चन को थोड़ा संतुलित करें, ठीक है। बाकी प्रस्तुतिकरण अच्छा है, ठीक है, लेखन शैली भी अच्छी है, प्लस पॉइंट है ये सब, ठीक है। राइटिंग भी अच्छी है, प्रस्तुतिकरण अच्छा है, विषय वस्तु भी अच्छी है आपकी, क्योंकि आपके पास काफी कंटेंट, ठीक है, अच्छा, ठीक है, तो अच्छा है आपका जो इसका भी है क्वेश्चन। अगला है भारत में सौर ऊर्जा की स्थिति को स्पष्ट कीजिए, करते हुए इससे होने वाले लाभों को बताइए। हम और सौर ऊर्जा क्षेत्र में अपेक्षित लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल है। 3-4 क्वेश्चन है। एक तो भारत में सोलर स्टेटस क्या है, दूसरा इससे क्या लाभ है, और दूसरा भारत के लक्ष्य क्या है, जो लक्ष्य थे वो प्राप्त क्यों नहीं हो पाए वो बताने। तो ठीक है, क्लास में ये एक डेटा से आपने स्टार्टिंग कर दिया, गुड, ये स्टार्टिंग ठीक है, ठीक है। अब भारत में सौर ऊर्जा की स्थिति आपने बता दी, ये भी ठीक है, गुड, ठीक है ना, अच्छा है ना। उसके बाद सौर ऊर्जा के लाभ, ठीक है, लेकिन अगर आपको एक्सप्लेन करना है तो पैराग्राफ का ही फोकस करें। सब टॉपिक और टॉपिक वाइज लें, क्योंकि ऐसे अगर आपको एक्सप्लेन नहीं करना होता तब आपको इसमें दिखा सकते हो, लेकिन एक्सप्लेन करने के लिए आप पैराग्राफ का यूज करेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। अब चुनौती, ठीक है ना, चुनौती क्या है, एक थोड़ा सा संक्षिप्त में ये बताइए कि हमारे लक्ष्य और वर्तमान स्थिति, इसका एक पैराग्राफ दीजिए, क्योंकि हमारे लक्ष्य कितने थे और वर्तमान स्थिति हमने कितनी प्राप्त की है। जैसे 2022 तक हमारा 100 गीगावाट था, तो क्या हमने उतना प्राप्त किया है, नहीं किया। तो जो लक्ष्य है और वर्तमान स्थिति है उसको आपको बताना है कि भाई हमने लक्ष्य इतना निर्धारित किया लेकिन प्राप्त नहीं कर पाए, क्योंकि ये कारण थे। फिर आपको पैराग्राफ से जोड़ना है, ठीक है। संसाधनों की कमी, अधिक लागत, प्रशासन व्यवस्था, ठीक है ना। तो पॉइंट आपने ठीक लिखा है इसमें, ठीक है।
कुछ कोशिश करो, कुछ एग्जाम्पल हो तो यूज करो, ठीक है ना भाई, पॉइंट आपके ठीक है। उसके बाद आता है आगे की राय। ये लिखने की कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट पैराग्राफ चेंज कर सकते हो आप, डायरेक्ट पैराग्राफ चेंज करो, ठीक है ना, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं, क्यों 3-4 शब्द खराब करे अपने, ठीक है। तो सौर ऊर्जा को प्रोत्साहन देने के लिए, ठीक है, ये गुड, ये अच्छा है, ये बढ़िया, आपने एग्जाम्पल यूज किया है तो अच्छा है, बिहार की तरह, ठीक है। अरे भारत को, नो, बिल्कुल करेक्ट, बढ़िया आंसर दिया है, ये भी अच्छा। तो जिसने भी लिखा है बढ़िया आंसर लिखा है। और ये क्वेश्चन लगभग आपका 15 नंबर का था, तो इस क्वेश्चन में ज्यादा कमी नहीं निकल पाई, अच्छा है। बस मैं यही कहूंगा इसमें, अगर थोड़ा सा चीजों को, प्रस्तुतिकरण भी ठीक है, विषय वस्तु भी ठीक है, जरूरत भी ठीक है, तो सारी चीजें इस क्वेश्चन में ठीक है, तो इसमें कोई खास कमी थी नहीं। बस कोशिश करो कुछ फैक्ट और दे सकते हो या एग्जाम्पल दे सकते हो तो यूज कर दो इसमें। बाकी इसमें कोई खास कमी नहीं थी, तो अच्छा लिखा है। अगला है, अगला क्वेश्चन है किसी का, यही सौर ऊर्जा वाला क्वेश्चन है। जलवायु परिवर्तन पर भारत की कार्य योजना में एक प्रमुख मिशन के रूप में सोलर मिशन प्रारंभ किया, है ना, और वर्तमान में भारत में स्थापित इतनी है जब भारत, ठीक है ठीक है। देखो इसमें, देखो इतना नहीं करना है, इसमें क्या करना है, इसमें यहाँ तो स्टार्टिंग करना है सबसे पहले, कि जैसे पिछली वो डेटा दिया गया था, एक पिछले क्वेश्चन में दिखाया गया है, ये डेटा दिया गया था इसमें, इसी क्वेश्चन की तरह इसने बढ़िया स्टार्टिंग थी इसकी, तो उसी तरह से इसमें एक स्टार्टिंग आपको करनी है, ठीक है ना। तो उस पर आपको थोड़ा सा, तो यहाँ तक हो गया ये। अगला, ये ठीक है, ये इसमें जलवायु परिवर्तन से जोड़ दिया, और ये भारत का जो सोलर मिशन है से जोड़ दिया, ये भी ठीक है, ठीक है। इसको भी इतना वो नहीं है स्टार्टिंग, ठीक है, बट अब यहाँ पैराग्राफ चेंज करके लिख सकते थे कि भारत की वर्तमान स्थिति, ये क्वेश्चन की डिमांड थी, तो भारत की वर्तमान स्थिति, ठीक है ना, उसमें आप ये चीज बताइए, आप भारत की वर्तमान स्थिति बताइए, ठीक है। अब लाभ, तो ऊर्जा के लाभ आप बता सकते हो, ये जैसे ऐसे लिखना है, अगर लाभ को एक्सप्लेन करना है तो कोशिश करो ऐसे लिखना है, ठीक है, अगर लाभ का करना है, जैसे इसमें काफी चीजें, ठीक है, तो ये भी पॉइंट अच्छा है, ठीक है। इसके अलावा चुनौती, अब देखो, अब वही बात आएगी, अब यहां लिखना है आपको लक्ष्य और वर्तमान स्थिति, क्या लक्ष्य थे 2022 तक और क्या हमने प्राप्त किए, और उनके विरुद्ध क्या चुनौती आई, वो यहाँ आपको स्टार्टिंग, ठीक है, वो आपको यहाँ बतानी है। जैसे ये अच्छा लिखा है, अवसंरचना ग्रेड की कमी, ठीक है ना, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी पॉइंट सब ठीक है, कॉस्ट फीस करो, बिल्कुल अच्छे पॉइंट है ना, बट कुछ एग्जाम्पल यूज करो इसमें, ठीक है, ये यहाँ तक ठीक है, ये हो गया। देखो अब यहाँ आपने ये फॉर्मूला लिखा है, निष्कर्ष जरूर लिखो, और निष्कर्ष को नेट जीरो टारगेट से जरूर जोड़ो, नेट जीरो टारगेट और आईएनडीसी, आईएनडीसी जानते होंगे, इंटीग्रेटेड नेशनल डेवलपमेंट कंट्रीब्यूशन, जो पेरिस कन्वेंशन के अंतर्गत हमें डिसाइड किया गया था, वो उनसे हमेशा जोड़ करके लिखो। एक थोड़ा सा चाहते हो तो भारत के प्रयास जरूर बता सकते हो आप संक्षिप्त में, कि भारत ने अब तक क्या प्रयास किए, ठीक है ना, और वो कहाँ बताना है आपको, लाभ से पहले, यहाँ जो लाभ है इनके साथ ही आपको जोड़ के बताना है कि क्या क्या प्रयास किए थे। दो चार इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया, इसके अलावा हमने सोलर पार्क बना रहे, मेगा सोलर पार्क राजस्थान में स्थापित किया गया, वो आपको इसमें बताया। तो देखो जिसने भी क्वेश्चन लिखा है, इसका काफी हद तक चीजें ठीक है, निष्कर्ष पर ध्यान देना है थोड़ा सा, और थोड़ा सिस्टमेटिकली अप्रोच अपनानी है। बाकी अच्छा है, स्टार्टिंग पे थोड़ा और काम कर सकते हैं, स्टार्टिंग में कीवर्ड यूज कर सकते हैं, स्टार्टिंग थोड़ा इंप्रूवमेंट कर सकते हो आप। बाकी आपकी मेन बॉडी में पार्ट ठीक है, मेन बॉडी ठीक है, प्रश्न की पूरी डिमांड करिए आपने, ठीक है ना, ठीक है ना, थोड़ा निष्कर्ष पे फोकस करें, ठीक है। अच्छा किया है जिसने भी किया, ठीक है। इसका अगर नंबर की बात करें 15 में से, तो इतने ही मैक्सिमम, इतने ही बन सकते हैं, 5.5 से 6 के बीच, ठीक है। अगला देखते हैं, ये जैव विविधता वाला क्वेश्चन है, भारत में जैव विविधता के समक्ष प्रमुख, वही सेम। तो देखो भारत जैव विविधता के बारे में
एक सीवीडी के आधार पर बता दी जैव विविधता क्या होती है, ये होती है। चलो ये भी ठीक है, ठीक है। बट मेरा ज्यादा पॉइंट ये रहता है कि इंडिया की बायोडाइवर्सिटी के बारे में बता दें, इंडिया की बायोडाइवर्सिटी ज्यादा अच्छा लगता है, उसको बताओ, इंडिया की बायोडाइवर्सिटी स्पोर्ट को बताओ, स्टेटस को, भारत में कितनी परसेंट जाती है फ्यूरा और फ्लोरा, फ्लोरा सॉरी, फ्यूरा और फ्लोरा पाई जाती है, उसके बारे में, तो वो आपकी ज्यादा है, ठीक है। अब ये हो गए। अब देखो, जैव विविधता के समक्ष खतरे, जैव विविधता के समक्ष खतरे बनाने से पहले एक सीवीडी की रिपोर्ट है जिसमें कुछ संकट की स्थिति बताई है कि इतना संकट है, उसको बताओ, स्थिति को बताओ थोड़ा सा, तभी तो बताओगे खतरे कैसे बढ़ रहे हैं। इसके बाद प्राकृतिक खतरा, मानव जनित खतरा, आवास निवास खतरा, आवास विखंडन खतरा, और विदेशी प्रजातियों खतरा, और जलवायु परिवर्तन खतरा, प्रदूषण खतरा, अतिदोहन खतरा, शिकार खतरा। आपने सभी बता दिए, लेकिन किसी भी खतरे के साथ में अपने एक भी एग्जाम्पल यूज नहीं। तो पॉइंट अच्छे हैं, मैं ये कहूंगा आपके पॉइंट है, जो भी बिंदु पॉइंट्स आपने यूज किए हैं, पॉइंट्स यूज किए हैं, वे अच्छे हैं, परंतु उनमें तथ्यात्मक जानकारी की कमी है, मैं कहूँ तथ्यात्मक जानकारी की कमी, यानी कि फैक्ट और एग्जाम्पल की कमी। जैसे आपने बोला है प्रदूषण, तो प्रदूषण का पेस्टिसाइड, डीडीटी, पक्षियों की गिरती आबादी, इसमें एग्जाम्पल देता जो राजस्थान के अंतर्गत जो झील है आपकी, राजस्थान में सावर झील है, सावर झील के जो पक्षी है उनकी जो मृत्यु हुई है उस प्रदूषण की वजह से हुई है, ठीक है। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन की प्रभाव रंजन, है ना, तो ये घटनाएं देखी गई है, प्रभाव रंजन की घटना आप एग्जाम्पल दे सकते हैं इसमें, और भारत का एग्जाम्पल दे सकते हो, चाहे तो ऑस्ट्रेलियन जो जल प्रभाव वृत्ति है उसका एग्जाम्पल दे सकते हो, ठीक है। विदेशियों के एग्जाम्पल इसमें, तो हर किसी में एक एक, ये ठीक है, ये अच्छा एग्जाम्पल दिया। कोशिश करो यदि आप पे है एक एक एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। ये खतरे आपने बता दिए। फिर जैव विविधता के महत्व, अब पहले आपको हॉटस्पॉट बताना है कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या है, क्योंकि देखो अब आपको वही गलती इसमें हुई है, क्योंकि क्वेश्चन में संतुलन नहीं बना रहा। खतरों को बताना चाहिए, लेकिन पूरा क्वेश्चन केवल खतरों पे ही डिपेंड नहीं होना चाहिए। आपने ज्यादा फोकस खतरे पे बता दिया, जबकि कोशिश करो खतरों को थोड़ा संक्षिप्त करो, ठीक है ना। और आपको ये वाला पार्ट मैं कहूंगा, खतरे वाले मुद्दे को संक्षिप्त करें, तथा खतरे वाले मुद्दे को संक्षिप्त करें, तथा हॉटस्पॉट मुद्दे को, हॉटस्पॉट मुद्दे एवं संरक्षण को ज्यादा बताएं, संरक्षण पर ज्यादा फोकस करें, ये क्वेश्चन की डिमांड है, ठीक है। इस पे आपको ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। तो ये हॉटस्पॉट का कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा सा इसको बताना है कि हॉटस्पॉट का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। ये अच्छा है आपका पॉइंट, है ना। उच्च प्रजातियों की समृद्धि, ये बिल्कुल सही है, ठीक है ना। स्थानिकता बिल्कुल सही है, मानवीय परिस्थिति तंत्र, ये भी पॉइंट अच्छा है, ठीक है ना। ये अच्छे बताए आपने, संरक्षण वाले पॉइंट भी अच्छे बताए, लेकिन कोशिश करो एक थोड़ा सा पॉइंट ऐसे मानवीय, देखो एक संरक्षण कैसे करते हैं, एक तो मानवीय हस्तक्षेप को सीमित करते हैं इसमें, ठीक है ना, ठीक है। उसके अलावा विशेष संरक्षण दिया जाता है इनको, ठीक है। इसके अलावा इनके संरक्षण कैसे ज्यादा महत्वपूर्ण, हॉटस्पॉट कैसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, इनको अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी मिलता है, इसलिए ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए किसी क्षेत्र को बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट घोषित कर देते हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना, वो ठीक है, ठीक है। बट इसको कीवर्ड को हाईलाइट करें, ठीक है ना, तो अच्छा है। बस ये है, उत्तर में तो मैं यही कहूंगा, अच्छा है उत्तर में संतुलन जरूर बनाए, हम्म बाकी विषय वस्तु अच्छी है आपकी, विषय वस्तु अच्छी है, प्रस्तुतिकरण अच्छा है, निरंतर लेकिन, ठीक है। तो अगर इसमें मैं बात करूं,
इसमें अगर ये 15 का है तो यहाँ आपके नंबर 6.5, 6 से 6.5 के बीच में जा सकते हैं। ठीक है ना, गुड। अगला है किसी का पर्यावरण का ही जुड़ा हुआ। एक एरिया आपके सामने, इसमें भी जैव विविधता से अभिप्राय, ये ठीक है, जैव विविधता से अभिप्राय आपने लिख दिया, बिल्कुल सही है। लेकिन मैं फिर कहूंगा या भारतीय जैव विविधता की स्थिति बताओ। हमेशा स्टार्टिंग करें जैव विविधता, कोई क्वेश्चन आए तो स्थिति का डेटा जरूर यूज करो स्टार्टिंग में। ये आपकी परिभाषा ठीक है, लेकिन परिभाषा से अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी की परिभाषा लिखना कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है, तो ऐसी छोटी चीजों से अगर परिभाषा लिख रहे हो, उससे अच्छा है कि अच्छा डेटा दे करके आप भारतीय बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट के बारे में या भारतीय बायोडाइवर्सिटी के बारे में बता सकते हो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये भी ठीक है, बट वो ज्यादा अच्छा होता है। इसके बाद खतरे। अब शहरीकरण, वनीकरण, वनाई की कटाई, जीवों के प्राकृतिक आवास नष्ट हो रहे हैं, कुछ एग्जाम्पल। अच्छा है पॉइंट, बट नष्ट। अवैध खतरा। और ध्यान रखना, अगर आपको जो चीज एक्सप्लेन करनी है उसको इस तरीके से मत रखो, उसको मुद्दे वाइज दीजिए आप। अच्छा पॉइंट है, सारे पॉइंट आपके पॉइंट अच्छे, बिल्कुल। कि भाई ग्लेशियर पिघल रहे हैं, इससे कुछ एग्जांपल दीजिए, कौन सी बायोडाइवर्सिटी हमारी कमजोर हो रही है। तो जो हिमनद क्षेत्र है, हिमनद जो जैव विविधता है वो कमजोर हो रही है इससे। ठीक है ना। इसके अलावा हिमालय जैव विविधता भी कमजोर हो रही है इसमें। वो आपको एक्सप्लेन करना है, थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए इनको, और कोशिश करो इनको सब टॉपिक वाइज प्रेजेंट करो। ठीक है, बाकी आपका अच्छा है, ये अच्छा है। हॉटस्पॉट कॉन्सेप्ट आपका बहुत बढ़िया है, ये हॉटस्पॉट कॉन्सेप्ट है। लेकिन पैराग्राफ बनाइए, क्योंकि कोई नोट्स नहीं बना रहे हो आप, ये आपके क्लास नोट्स ने वैसे प्रेजेंट किया आपने, क्लास नोट्स की तरह प्रेजेंट नहीं करना है आपको, पैराग्राफ में या पॉइंट में इसको प्रेजेंट करना है, ऐसे नहीं लिखना है। ये क्लास नोट्स की तरह प्रेजेंटेशन इसको नहीं करना है। आपका कंटेंट बहुत अच्छा है, प्रेजेंटेशन पैराग्राफ में कीजिए, है ना। तो थोड़ा प्रस्तुतिकरण में सुधार कीजिए, इसको पैराग्राफ में करें। ठीक है ना। अब संकट ग्रस्त, ये बिल्कुल सही बात है कि उससे क्या फायदे हो सकते हैं, ये ठीक है, ये पॉइंट अच्छे हैं। लेकिन आराम से लिखिए, आप एक्सप्लेन कीजिए बहुत बढ़िया से। ठीक है ना। और ये आपका बहुत, ये आपका चित्र अच्छा है, लेकिन इसको कोशिश करो कि जब आप बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बता रहे हो, उसी के नीचे इसको प्रेजेंट करो। ये इसको प्रस्तुत करें। ठीक है ना, ये अच्छा है, बहुत बढ़िया बनाया आपने, ये काफी इंप्रेसिव है आपने। इसको कभी लास्ट में नहीं लिखें, और लास्ट में निष्कर्ष जरूर लिखें। तो आपके प्लस पॉइंट ये है कि आपकी विषय वस्तु बढ़िया है, अच्छी है, विषय वस्तु अच्छी है, प्रश्न की समझ अच्छी है। ठीक है ना। प्रस्तुतिकरण को थोड़ा सुधार करो, और सुधार करने का तरीका है कि आपको उसको थोड़ा पैराग्राफ बाई करो, और निष्कर्ष जरूर लिखें। ठीक है। तो इस तरीके से, और चित्र का यूज सही जगह करें, जो आपने मैपिंग किया उसका यूज सही करें। अच्छा, ये निष्कर्ष है आपका, ये छूट गया। ओके, निष्कर्ष आपने लिखा हुआ है, ठीक है, अच्छा है निष्कर्ष, है ना। अच्छा है, बट छोटा करो, थोड़ा संक्षिप्त करो इसको। ठीक है। तो अच्छा लिखा है आपने, जिसका भी है ये। लगातार लिखते रहिए। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद अगला है आपका, एक कॉपी और है किसी की। किसी ने कहा है, सकारात्मक दृष्टिकोण को सिविल सेवक, ये जीएस बोर्ड से आपको क्वेश्चन है, अनिवार्य गुण माना जाता है, क्योंकि इन्हें आ, तनावपूर्ण स्थिति में कार्य करना पड़ता है। ये पॉजिटिव एटीट्यूड की बात हो रही है। ठीक है ना। पॉजिटिव एटीट्यूड का इंपॉर्टेंट सिविल सेवक, ये क्वेश्चन की बेसिक डिमांड है। तो आपने सही है, इस पॉजिटिव एटीट्यूड को बताओ, अपने कार्य के प्रति समस्याओं को तनावपूर्ण
ठीक है, ये अच्छा है, लेकिन हाँ कोशिश करो आप पॉजिटिव एटीट्यूड को थोड़ा अलग से डिफाइन करो, वो बताओ। और फिर आपको अगले पैराग्राफ से बताना है ये सिविल सेवकों के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है। तो देखो, पहला, नेतृत्व करने के लिए, भाई टीम का नेतृत्व करना है तो आपको पॉजिटिव होना ही पड़ता है। दूसरा, समाज में आशावादी दृष्टिकोण के लिए, कई एक एग्जांपल दे सकते हो, एक डीएम है साउथ के, उसने एक स्कीम चलाई, एक इनिशिएटिव चलाया। स्कीम क्या चलाई, इसको ये चलाया कि डीएम के साथ लंच विद कलेक्टर, लंच विद कलेक्टर नाम से एक इनिशिएटिव चलाई गई थी, लंच विद कलेक्टर। इसमें जो बच्चे निराश होते थे जीवन से संबंधित, उनको बुलाया जाता था और उनको एक अच्छी आशावादी दृष्टिकोण दिखाया जाता था कि भाई जीवन में केवल निराशा ही सब कुछ नहीं, आपको और आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो इससे एक पॉजिटिव, ऐसा कौन व्यक्ति कर सकता है जिसमें पॉजिटिव दृष्टिकोण। तो आपको पॉइंट करना सिविल सेवकों के लिए कैसे महत्वपूर्ण हो सकती है। इसके अलावा ये सिविल सेवकों के लिए सत्यनिष्ठा पे बने रहने के लिए, जन कल्याणकारी कार्यों करने के लिए, ईआई के लिए, इमोशनल इंटेलिजेंस के रूप में काम करने, उनके लिए हर जगह ये काम आएंगे, हर जगह सिविल सेवक के लिए काम आएंगे, वो आपको बताइए, ठीक है ना, क्योंकि उनको तनाव संबंधित बहुत सारे हैं। तो मुद्दे भाई बताना, एक एक एग्जांपल आपको दे, आपने बताया तो कोशिश करो थोड़ा सा मुद्दे भाई, हमेशा ऐसे क्वेश्चनों में कुछ नहीं करना है। देखो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सिंपल सा क्वेश्चन, इंट्रो में लिखना है कि सकारात्मक दृष्टिकोण क्या है, ठीक है ना, क्या है, सिंपल सा। और अगला लिखना है कि ये सिविल, अगर मेन बॉडी में लिखना है सिविल सेवकों के लिए महत्वपूर्ण कैसे। सिविल सेवकों के लिए महत्वपूर्ण कई चीज बता सकते हैं। एक तो नेतृत्वकर्ता के रूप में, क्योंकि उनको समाज के विभिन्न लोगों को, समाज के विभिन्न हितधारकों को एक साथ लेके चलना पड़ता है, विभिन्न समस्याओं से जूझना पड़ता है, और उस समय जटिल डिसीजन लेने के लिए, ठीक है ना, आपदा को अवसर में बदलने के लिए, नीति निर्माण, है ना, जन कल्याणकारी, ऐसे करके आप हर लेवल पे 4-5 इनके एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो ये इनकी भूमिका होगी, ये आप बता सकते हो मेन बॉडी में। इसके बाद इसको बढ़ाने का प्रयास कैसे करना चाहिए, ठीक है ना, इसको चाहो तो आप निष्कर्ष में ले सकते। तो ये क्वेश्चन की बेसिक डिमांड थी। तो आपका स्टार्टिंग ठीक है, बट आपने क्वेश्चन को घुमा, एक ही चीज को बार बार कह रहे हो, तनाव में रहते हैं, रिपीट नहीं करें, बस थोड़ा कोशिश करें कि मुद्दे को समझे, ठीक है ना। तो अच्छा है, आपने समझने का प्रयास किया। बस मैं यही कहूंगा कि क्वेश्चन को थोड़ा मुद्दे वाइज देखें, है ना। तो आपका इंट्रोडक्शन तो ठीक मानूंगा मैं, ठीक है ना, और मुद्दे वाइज देखें, निरंतर प्रयास करें, हो जाएगा अच्छा, ठीक है ना, और एग्जाम्पल यूज करें, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन थे। तो इस प्रकार लगभग 6-7 कॉपी हमने चेक कर दिया, बाकी कॉपी हम इसी तरीके से चेक कर देंगे। प्लीज आप अपने एक एक क्वेश्चन को समझिए, अच्छे से लिखिए, आराम से, धैर्य से। कुछ लोग अच्छे लिख रहे हैं, कुछ लोग सुधार रहे हैं, कुछ लोग और भी अच्छा लिखेंगे, और धीरे धीरे चीजें इंप्रूवमेंट होगी। बस बेसिक क्वेश्चन की डिमांड पे कॉन्सेंट्रेशन आपको होना है। आप सभी को हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।